नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर कुमार और मैं बात करने जा रहा हूं आज भारतीय उपमहाद्वीप पर मंगोल आक्रमण के बारे में। भारतीय उपमहाद्वीप पर मंगोलियों ने कई हमले किए। ये हमले इन्होंने 1221 से 1306 तक लगातार किए। सबसे पहले मंगोल शासक चंगेज खान ने 24 नवंबर को सिंधु नदी के पास ख्वारिज़्म क्षेत्र पर हमला किया और जीत लिया। चंगेज खान ने अपने बेटे चगताई खान और ओगताई खान के साथ हमला किया था। ये दोनों चंगेज खान के छोटे बेटे थे। इनका साथ इस लड़ाई में 50,000 घुड़सवार सेना और इससे भी ज्यादा पैदल सैनिकों ने दिया। वहीं दूसरी ओर ख्वारिज़्म सल्तनत के बादशाह जलालुद्दीन मिंग-बोर्नु का साथ इस लड़ाई में मलिक खान ने दिया और इनके साथ इस बड़ी लड़ाई में 700 अंगरक्षक, 3,000 घुड़सवार सेना और 30,000 से 35,000 शरणार्थी थे। लड़ाई के खत्म होते होते जलालुद्दीन मिंग-बोर्नु युद्ध का मैदान छोड़कर सिंधु नदी पार करके भागने में कामयाब रहे और इनके साथ कुछ हजार शरणार्थी भी युद्ध का मैदान छोड़कर जीवित निकलने में कामयाब रहे, जिन्हें चंगेज खान ने जाने दिया। जिसके बाद बाकी बचे सिपाहियों और अंगरक्षकों को युद्ध के मैदान में मार दिया गया और ख्वारिज़्म खजाने को लूट लिया गया। ख्वारिज़्म क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया गया और शाह के पूरे परिवार को खत्म कर डाला गया। ये मंगोलियन लोग नोमैडिक ट्राइब्स के लोग थे। ये लोग मंगोलिया देश के स्थानीय जनजातीय लोग थे। इन्होंने 1235 में कश्मीर पर हमला किया और पूरे कश्मीर को जीत लिया। जिसके बाद कश्मीरी लोग मंगोलों पर निर्भर रहने लगे और इसी समय के आसपास मंगोलियन जनरल पाचक ने एक बड़ी सेना के साथ पेशावर पर हमला कर दिया और पेशावर में खूब लूटपाट मचाई, औरतों और बच्चों को गुलाम बना लिया और बचे हुए लोग दिल्ली भागकर आ गए और दिल्ली सल्तनत की सेना में भर्ती हो गए। जिसके बाद 1241 में मंगोलियों ने सिंधु घाटी को घेर लिया और 30 दिसंबर 1241 को पंजाब के लाहौर पर हमला कर दिया। इन्होंने लाहौर के आबादी को खत्म कर डाला। इस हमले में मंगोल सेना का नेतृत्व मुंगेतु खान ने किया और 1241 में ही मंगोलियन बादशाह चंगेज खान के तीसरे बेटे ओगताई खान की मृत्यु भी हो गई। जिसके बाद 1254 से 55 में कश्मीरियों ने विद्रोह कर दिया और कश्मीरी राजा ने मंगोलियन बुद्धिस्ट गुरु ओटोची को मार डाला। पर कश्मीर में विद्रोह को कुचलने के लिए मंगोलियों ने मंगोलियन जनरल साली नोयन के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी। साली नोयन ने कश्मीरी राजा को मार डाला और वो विद्रोह को कुचलने में कामयाब रहा। जिसके बाद 1248 में दिल्ली सल्तनत के राजकुमार जलालुद्दीन मसूद शाह ने अपना भाई नजीरुद्दीन महमूद, जो कि उस समय दिल्ली का सुल्तान था, उसको हटाकर खुद को दिल्ली का सुल्तान बनाने के लिए मंगोलियन बादशाह मुंगेतु खान से मदद मांगी। मुंगेतु खान ने मसूद शाह की मदद भी की, पर वो मात्र तत्कालीन पंजाब और मुल्तान ही जीत पाया, जो उस वक्त दिल्ली सल्तनत के संरक्षण में था। लेकिन मुंगेतु खान ने सीधा दिल्ली पर हमला करने से मना कर दिया। जिसके बाद मसूद शाह दिल्ली का सुल्तान नहीं बन पाया। इसके बाद काफी समय के बाद 1285 में मंगोलियों ने ब्यास नदी के किले पर हमला किया। यह किला ममलूक सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के संरक्षण में था। गयासुद्दीन बलबन की सेना ने यहां पर मंगोलियों को मार भगाया, लेकिन इस बड़ी लड़ाई में
गयासुद्दीन बलबन का बेटा मोहम्मद खान मारा गया, जिसके बाद इसके 7 सालों के बाद 1292 में मंगोलियों ने अब्दुल्ला के नेतृत्व में मुल्तान, सवाना और दीपालपुर पर हमला किया। ये क्षेत्र खिलजी सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के नेतृत्व में थे। खिलजी ने एक सेना का नेतृत्व अपने बेटे अरकाली खान को दिया और खुद एक सेना का नेतृत्व किया। यह लड़ाई 12 राम नाम के क्षेत्र में लड़ी गई, जहां मंगोल सेना जो अब्दुल्ला के नेतृत्व में थी को बुरी हार का सामना करना पड़ा और अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें मुस्लिम धर्म अपनाकर लखनौती बंगाल भेज दिया गया, जहां अब्दुल्ला सामान्य नागरिक की तरह रहा। जिसके बाद 1297 से 98 में मंगोलों ने जारन मंजूर पर हमला किया। यह क्षेत्र आज के जालंधर और लाहौर के आसपास का क्षेत्र है। हालांकि मंगोलियों ने 1297 में हमला करके ज्यादातर लाहौर और जालंधर के क्षेत्र को तबाह कर दिया था और लूटपाट मचा दी थी, लेकिन वे वहां से भागे नहीं। जिसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1298 में एक मजबूत और बड़ी सेना तैयार की और जारन मंजूर पर 6 फरवरी 1298 को हमला कर दिया। मंगोलियन सेना का नेतृत्व कादर खान कर रहे थे। वहीं खिलजी सेना का नेतृत्व उलुग खान और जफर खान कर रहे थे। खिलजी सेना ने मंगोलियन सेना को बुरी तरह हराया और 20,000 मंगोलियन सेना को बंदी बना लिया गया, जो कि युद्ध के मैदान में बाकी सैनिक भी मारे गए। जिसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ये युद्ध जीत गया। लेकिन 1298 में ही जल्दी ही मंगोलों ने सिविस्तान के किले पर कब्जा कर लिया, जो कि उस समय खिलजी के क्षेत्र में था। लेकिन खिलजी ने बहुत ही जल्द जफर खान के नेतृत्व में एक सेना भेजी। जफर खान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। जफर खान ने बड़ी ही तेजी से मंगोलियों से सिविस्तान का एक किला वापस जीत लिया और मंगोलियन जनरल साल्दी को बंदी बना लिया और दिल्ली ले आया, जहां पर साल्दी और इसके बचे हुए सैनिकों को हाथी द्वारा कुचलवा कर मरवा दिया गया। इसके बाद 1299 में मंगोलों ने दिल्ली के ही पास वाले क्षेत्र किल्ली पर हमला कर दिया। किली पर हमले ने मंगोलियन बादशाह चगताई खानते ने अपनी सेना की अगुवाई कुतलुग ख्वाजा टारगी और हिजलक के हाथ में अपनी सेना का नेतृत्व दिया था। इस बड़ी लड़ाई में मंगोलों ने 2 लाख की सेना के साथ हमला किया। वहीं दिल्ली सल्तनत की सेना, जो कि खिलजी की सेना थी, उसका नेतृत्व खुद अलाउद्दीन खिलजी, जफर खान, उलुग खान, नुसरत खान और अकद खान के हाथ में थी। और इस बड़ी लड़ाई में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 3 लाख घुड़सवार सिपाही और 2700 हाथी झोंक दिए। लड़ाई के शुरू होने पर अलाउद्दीन खिलजी ने हमला करने में देरी की। यह लड़ाई का मैदान एक तरफ से झाड़ियों से तो दूसरी तरफ से यमुना नदी से घिरा हुआ था। इस लड़ाई के मैदान में युद्ध में देरी करने से जफर खान ने बिना पूछे ही हमला कर दिया। लेकिन जफर खान ने कुतलुग ख्वाजा की टुकड़ी पर हमला किया था।
कुतलुक ख्वाजा ने जफर खान को ऐसा दिखाया कि वो युद्ध के मैदान छोड़कर भाग रहा है और वो पीछे हटने लगा। जैसे जैसे कुतलुक ख्वाजा अपनी सेना की बड़ी टुकड़ी के साथ पीछे हटा, जफर खान ने अपनी सेना के साथ तेजी से उसका पीछा किया, लेकिन जफर खान जितनी तेजी से कुतलुक ख्वाजा की टुकड़ी का पीछा कर रहा था, उसके ज्यादातर सिपाही पीछे रह गए और उसके पास मात्र 1000 घुड़सवार सिपाही जो उसके थोड़ी सी पीछे थे रह गए। और जल्द ही मंगोलियन सेना की दूसरी टुकड़ी जो तारघी के नेतृत्व में थी ने जफर खान की 1000 वाली सेना की टुकड़ी को पीछे से घेर लिया, जिसके बाद जफर खान को आभास हुआ कि वो इस युद्ध के मैदान से अब जिंदा बच के नहीं जा सकता और उसने अपने छोटी सी सेना के साथ बातचीत के बाद युद्ध के मैदान में अंतिम सांस तक डटे रहने का फैसला किया। जिसके बाद कुतलुक ख्वाजा ने जफर खान को आत्मसमर्पण करने के लिए भी कहा और उन्हें जिंदा छोड़ने का वादा भी किया, जिसे जफर खान ने ठुकरा दिया। जिसके बाद भयंकर लड़ाई लड़ी गई और चारों तरफ से घिरने के बावजूद जफर खान ने अपनी 1000 सेना के साथ 5000 मंगोल सेना को मार गिराया और वहीं इनके 800 सैनिक मारे गए। जब इनके 200 सैनिक बचे थे तो जफर खान का घोड़ा मारा गया, जिसके बाद जफर खान कुतलुक ख्वाजा के साथ सीधी लड़ाई लड़ने लगा, लेकिन अचानक एक भयंकर तीर ने जफर खान की छाती को चीर दिया और पार निकल गया। जिसके बाद अलाउद्दीन की सेना में मातम छा गया। लेकिन अलाउद्दीन की सेना का दूसरा सेनापति जो कि दिलेर खान था, दिलेर खान जफर खान का बेटा था, ने भी एक सेना का नेतृत्व किया। जब मंगोल सेना ने यहां पर हमला किया तो दिलेर खान की टुकड़ी ने तीरों से बौछार कर दी और मंगोल सेना भागने लगी। लेकिन जल्द ही मंगोल सेना की एक बड़ी टुकड़ी ने खिलजी के सबसे मजबूत हिस्सा जो कि अलाउद्दीन खिलजी के संरक्षण में था पर हमला कर दिया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की मजबूत टुकड़ी ने मंगोल सेना की इस मजबूत हमले को विफल कर दिया और मंगोल सेना युद्ध का मैदान छोड़कर भागने लगी। लेकिन लड़ते लड़ते रात हो गई, जिसके बाद दोनों सेना आमने सामने रही पर कोई बड़ा हमला नहीं हुआ। 1-2 दिन तक युद्ध के मैदान पर कोई हमला नहीं हुआ, जिसके बाद मंगोल सेना ने अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध के मैदान में डटे रहने के बाद और अपनी सेना का इतना नुकसान देखने के बाद पीछे हटने का फैसला किया और वो अपने देश वापस लौट गए। इस लड़ाई में भी अलाउद्दीन खिलजी की अंत में जीत हुई। पर 3-4 सालों के बाद 1303 में मंगोलों ने अचानक भारत पर हमला कर दिया और उन्होंने सीधा दिल्ली पर कब्जा कर लिया, क्योंकि दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ को जीतने में व्यस्त था। चित्तौड़गढ़ को जीतने में उसने अपनी बहुत बड़ी सेना झोंक दी थी और बारिश के मौसम में उसके सिपाहियों के हथियार भी काफी हद तक खराब हो चुके थे। जब खिलजी को मंगोल हमले के बारे में पता चला तो उसने आनन फानन में दिल्ली पर वापस कूच किया, लेकिन दिल्ली के सारे हिस्सों में लगभग ज्यादातर हिस्सों में मंगोलों ने अपना नियंत्रण कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने फिर भी किसी तरह छुपकर दिल्ली के सीरी किले पर अपना नियंत्रण पा लिया और वो सीरी किले में छुप गया। ये सीरी किला खुद उसने ही बनवाया था, जो कि अब तक अधूरा था। मंगोल सेना ने भयंकर लूटपाट मचाई और वो खिलजी को भी पकड़ना चाहते थे, लेकिन
अलाउद्दीन खिलजी जो सीरी किले में छुपा हुआ था, मंगोल सेना को नहीं मिल पाया। पूरे 2 महीने के बाद मंगोल सेना ने वापस लौटने का फैसला किया। इस बार अलाउद्दीन खिलजी के भाग्य ने खिलजी को बचा लिया, जिसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सीमाओं पर अपनी सेना को सतर्क रहने के लिए कहा और आगे के हमलों के लिए और भी मजबूत सेना तैयार करवाई। इस बार दिल्ली के हमले पर पंजाब से लेकर दिल्ली तक खिलजी सेना मंगोल सेना को रोकने में असमर्थ थी। इसके बाद 20 दिसंबर 1305 में मंगोलों ने आज के उत्तर प्रदेश के अमरोहा तक हमला कर दिया। मंगोलों ने पंजाब में खिलजी के जनरल मलिक नायक को चकमा देते हुए और दिल्ली के सीमांत प्रदेशों से होते हुए लूटपाट मचाते हुए अमरोहा तक पहुंचने में कामयाबी पाई। इस बार मंगोल सेना का संरक्षण अली बेग और तारतक कर रहे थे। वहीं दिल्ली सल्तनत की खिलजी सेना का नेतृत्व मलिक नायक, गाजी मलिक, बहराम ऐबा, कुट्टा, तकली, तुलाक, महमूद शर्तिया और करमशी जैसे अधिकारियों के नेतृत्व में 30,000 मजबूत सेना थी। इन 30,000 सैनिकों ने अमरोहा पे हमला कर दिया और मंगोल सेना जो कि 30,000 से 50,000 थी, लेकिन फिर भी खिलजी सेना के सामने ज्यादा देर टिकने में समर्थ नहीं थी और थोड़ी ही देर में मंगोल सेना बुरी तरह हरा दी गई। अली बेग और तारतक को बंदी बना लिया गया और इनके 20,000 सिपाही भी युद्ध के मैदान में मारे गए। बचे हुए सिपाहियों को बंदी बना लिया गया और दिल्ली लाया गया, जहां पर इन्हें कई सैनिकों को हाथियों द्वारा कुचलवा दिया गया तो कई सैनिकों को का सर काट कर सीरी किले के निर्माण में दीवार में चुनवा दिया गया। अली बेग और तारतक को कुछ सालों बाद मरवा दिया गया। इसके बाद 1306 में मंगोल सेना ने फिर से भारत पर हमला किया। इस बार चगताई खानते की मंगोल सेना, जो कि कोपेक खान, इकबाल मंद और ताइबू जैसे अधिकारियों के नियंत्रण में थी और 1 लाख की संख्या में थी, ने रावी नदी के पास हमला किया। वहीं खिलजी सेना, जिसका नेतृत्व मलिक काफूर, मलिक तुगलक, शाहनाए बरगा और मलिक नायक जैसे अधिकारी कर रहे थे, खिलजी ने भी काफी बड़ी सेना भेजी और यह लड़ाई रावी नदी के पास लड़ी गई। मलिक काफूर ने कोपेक खान की टुकड़ी पर हमला किया। शुरू में तो कोपेक खान की टुकड़ी ने तेजी से हमला करते हुए मलिक काफूर की टुकड़ी को चौंका दिया, लेकिन मलिक काफूर ने शक्ति बरतते हुए कोपेक खान की टुकड़ी को हरा दिया और कोपेक खान की टुकड़ी भाग के अपनी बाकी 2 टुकड़ियों में जा मिली। खिलजी सेना ने पीछा किया तो मंगोल सेना युद्ध के मैदान से भागने लगी और मलिक तुगलक ने अंत तक पीछा किया, लेकिन मंगोल सेना जल्द से जल्द सिंधु नदी को पार कर गई और वो अपनी जान बचाकर भाग गए। यह अंतिम निर्णायक लड़ाई थी, जिसके बाद मंगोलों ने लंबे समय तक भारत पर कोई हमला नहीं किया। जिसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल साम्राज्य के क्षेत्र पे भी कई जवाबी हमले किए और खूब लूटपाट मचाई। ये क्षेत्र थे आज के कांधार, गजनी, काबुल और गर्मशीर। के बाद मंगोलों का भारत पर लंबे समय तक कोई आक्रमण नहीं हुआ और जो आक्रमण हुए भी वो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समय में हुए
और ये छोटे मोटे आक्रमण थे जो मंगोलों और तुगलक के बीच बातचीत में सुलझा लिए गए। हालांकि 1398 में तिमुरिद साम्राज्य के संस्थापक, जो कि तुर्क मंगोल बादशाह भी कहलाते थे, जिनका नाम तिमूर था, ने भारत पर हमला किया और तत्कालीन तुगलक सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक को हराया और महमूद तुगलक युद्ध का मैदान छोड़कर गुजरात भाग गए और वहीं पे छुपे रहे। इस बीच तिमूर ने दुनिया का सबसे अमीर शहर, जो कि दिल्ली था, को 10 से 15 दिन तक लूटा, लेकिन वो लूटपाट के बाद देश छोड़ के चला गया, जिसके बाद तुगलक ने 1414 तक अपना शासन दिल्ली पर किया। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की लड़ाई में तिमूर के ही वंशज जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने दिल्ली पर हमला किया और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को युद्ध के मैदान में हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। यही मुगल साम्राज्य आगे चल के बहुत ज़्यादा कामयाब रहा। हाँ तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबा दें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे ही मिलते रहें। धन्यवाद दोस्त, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें।